Assalamualaikum students, welcome to the Software Design and Architecture course. I am here with the lecture 8 of the SDA. In this particular course, we have gotten so far as discussing the various architectural styles. We've been through the initial introduction to our design, in which we covered both aspects for detailed design and architecture design. And then we got to the architecture part. We saw what architecture is, then how architectures are created. In the last lecture, we started on multiple architectural styles or patterns. ठीक है, तो अभी पिछले लेक्चर में पर्टिकुलरली हमने क्या किया, हमने अपने आर्किटेक्चरल स्टाइल्स का इंट्रोडक्शन दिया, कैटेगरीज देखी और फिर हायरार्किकल आर्किटेक्चर्स या लेयर आर्किटेक्चर चेक किए. आर्किटेक्चरल स्टाइल्स के इंट्रोडक्शन में हमने डेफिनेशंस देखी, क्या है आर्किटेक्चरल स्टाइल, फिर हमने कैटेगरीज देखी कौन कौन से के अंदर डिवाइड होता है, और फिर उन्हीं कैटेगरीज में से जो एक हमारे पास हायरार्किकल था उसकी डिटेल देखी. हायरार्किकल क्या था? Hierarchical architectures are the architectures in which the components are arranged on multiple levels, where each level has some common functionality to perform, and each level follows some basic design principles, such as it requests for services from the layers below it and it provides services to the layers above it. ठीक, हायरार्किकल कौन से? जिनके अंदर कंपोनेंट्स लेयर्स के अंदर डिवाइड होते हैं. ठीक है, एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर बनती है, तीसरी लेयर उससे ऊपर बनती है. हर लेयर के ऊपर सिमिलर फंक्शनैलिटी हो रही होती है. जो कोर लेयर है उसके ऊपर जितने भी कंपोनेंट्स पड़े हैं वो कोर फंक्शनैलिटीज परफॉर्म कर रहे हैं. जो उससे ऊपर वाली लेयर है उस पर जितने भी कंपोनेंट्स पड़े हैं वो एक बिजनेस प्रोसेस या एक बिजनेस गोल को फॉलो कर रहे हैं. कंस्ट्रेंट क्या था हमारे हायरार्किकल के अंदर कि हर लेयर एक टाइम में दो लेयर्स के साथ बात कर सकती है, कम्युनिकेट कर सकती है. नीचे वाली लेयर से अपनी रिक्वेस्ट की सर्विस की रिक्वेस्ट कर सकती है और ऊपर वाली लेयर को सर्विस की प्रोविजन कर सकती है. ठीक है, तो हमारे पास हायरार्किकली अरेंज्ड है. अब इसके अंदर दो तीन हमारे आर्किटेक्चर्स हैं, जिसमें से एक हमने देखा कि लेयर आर्किटेक्चर, और लेयर आर्किटेक्चर जो है हॉरिजॉन्टली लेयर्स एक दूसरे के ऊपर बिल्ड करता है. तो हर लेयर जो है वही हायरार्किकल वाले रूल्स को फॉलो करके इम्प्लीमेंट की जाती है. फिर लेयर आर्किटेक्चर में हमने देखा था कि एक एक्सेप्शन भी हम मेक कर सकते हैं कि हम लेयर्स को डायरेक्ट कम्युनिकेशन की बजाय इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन में डाल सकते हैं. और वो क्या, उसका मीनिंग क्या है कि you can skip layers. एक लेयर एक ऊपर या एक नीचे की लेयर की बजाय दो ऊपर या दो नीचे की लेयर के साथ बात कर सकते हैं. ठीक है, और ये एक्सेप्शन हम कब मेक करते हैं? जब हमें परफॉर्मेंस के इश्यूज हो. अगर आपको परफॉर्मेंस ग्रेटर चाहिए तो फिर हम इस तरह की रूल को ब्रेक कर सकते हैं. लेकिन इस रूल को ब्रेक करने से हमारे पास नुकसान क्या आता है? डाटा की इंटीग्रिटी या सिक्योरिटी जो है इफेक्ट होती है. So that's all about what we did last time. आज का एजेंडा क्या है? हम आर्किटेक्चरल स्टाइल के इंट्रोडक्शन से ही शुरू करेंगे और फिर हम देखेंगे कि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर्स के अंदर क्या क्या है. क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर्स हैं, मल्टी टियर्ड आर्किटेक्चर्स हैं. क्लाइंट सर्वर का जिक्र हम पिछले एक दो लेक्चर्स में काफ़ी करते रहे हैं, तो ये उसी की फर्दर एक्सटेंशन है. जो दो एक बातें हम क्लियरली पहले नहीं बता सके थे क्योंकि हमने तब ये टॉपिक शुरू ही नहीं किया था, तो अब वो वाली डिटेल्स हम आज डिस्कस करेंगे. और मल्टी टियर्ड आर्किटेक्चर जो है इसी क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की बेसिस के ऊपर ही बना हुआ है. ये उसी क्लाइंट सर्वर को फर्दर एक्सटेंड कर रहा है, तो हम उसकी डिटेल्स आज इंशाल्लाह चेक करेंगे. आर्किटेक्चरल स्टाइल्स या आर्किटेक्चरल पैटर्न्स क्या हैं? कॉमन प्रॉपर्टीज सिमिलर डिजाइन्स की एक बॉक्स के अंदर लगा देते हैं. ठीक है, सो द आर्किटेक्चरल स्टाइल्स क्रिएट फैमिलीज ऑफ सिमिलर डिजाइन्स. इस तरह के आर्किटेक्चरल डिजाइन्स जो एक ही बात को फॉलो कर रहे हैं, जैसे जितने भी अगर प्रोसीजर कॉल है या मास्टर स्लेव है या लेयर्ड आर्किटेक्चर है,
वो तीनों हायरार्किकल के रूल्स को फॉलो करते हैं। तो हायरार्किकल हमारे पास एक फैमिली ऑफ डिजाइन्स बन जाती है, ठीक है। और उस फैमिली ऑफ डिजाइन्स में एक पर्टिकुलर आर्किटेक्चरल स्टाइल कौन सा है, लेयर्ड आर्किटेक्चर का है। तो एक आर्किटेक्चरल स्टाइल क्या है, एक आर्किटेक्चरल स्टाइल हमारे कंपोनेंट्स की हमारे आर्किटेक्चर के कंपोनेंट्स, आर्किटेक्चर के कंपोनेंट्स के कनेक्शंस और उनकी कम्युनिकेशंस की बेसिस के ऊपर क्रिएट किया गया एक डिजाइन है, ठीक है। तो दे डिफाइन द सिस्टम्स इन टर्म्स ऑफ इट्स स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। जो जो कंपोनेंट्स हमें चाहिए और वो कंपोनेंट्स जो हैं वो एक दूसरे की निस्बत किस तरह अरेंज होंगे और वो एक दूसरे से किस तरह कम्युनिकेट करेंगे, दैट्स आवर मेन फोकस। स्टाइल के कंपोनेंट्स की हम बात करें, होता क्या है जब हम स्टाइल डिफाइन कर रहे होते हैं तो उसमें हम क्या क्या डिफाइन कर रहे होते हैं। आर्किटेक्चर के कंपोनेंट्स जिन्होंने फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है, कनेक्टर्स जिन्होंने इन कंपोनेंट्स के बीच में कम्युनिकेशन बनानी है, कंस्ट्रेंट्स जो ये डिफाइन करते हैं कि ये कम्युनिकेशन किस तरह होगी किस तरह नहीं होगी, और एट्रीब्यूट्स जो हमें उसके एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस बताते हैं, कब यूज करो कब नहीं करो, करोगे तो क्या फायदा होगा, नहीं करोगे तो क्या होगा। फिर हमारे पास कैटेगरीज आ जाती हैं आर्किटेक्चरल स्टाइल्स की, ठीक है। और इन कैटेगरीज में हमारे पास हायरार्किकल है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, डाटा फ्लो है, इवेंट बेस्ड, डाटा सेंटर्ड, इंटरैक्शन ओरिएंटेड, कंपोनेंट बेस्ड। ये एक एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, इसके अलावा भी है, लेकिन ये सिग्निफिकेंट वाली है, ठीक है। तो कोर्स में हमने इन सब में से कुछ इनमें से मेजॉरिटी हमने कवर करनी है ताकि हमें एक फ्लेवर मिल जाए कि आर्किटेक्चरल स्टाइल्स किस तरह के हैं, ठीक है। तो जो मोस्ट कॉमन वाले आर्किटेक्चरल स्टाइल्स हैं वो हम इंशाल्लाह अपने इस कोर्स के अंदर कवर करेंगे। इन्हीं में से एक हमने उस दिन देखा था हायरार्किकल सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, और आज इसी से नेक्स्ट हम देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटेड सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर किस तरह होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड में वैसे तो सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड आर्किटेक्चर भी है, लेकिन आज के एजेंडा में हमारे पास खाली क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है। डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर क्या है, लेट्स मूव टू दैट पार्ट। Distributed system is a collection of computational and storage devices connected through a communications network. तो अब ये पहली जो इम्पोर्टेंट बात है कलेक्शन है। डिस्ट्रीब्यूटेड इसको क्यों कहते हैं, अगर हमारे पास एक सॉफ्टवेयर का पार्ट एक मशीन पे रन हो रहा है और सॉफ्टवेयर का एक और पार्ट एक और मशीन पे रन हो रहा है, तो दिस इज in essence a distributed structure, ठीक है। इसकी एग्जांपल आपको इस तरह दे सकते हैं कि आपने एक यूके बेस्ड कंपनी के अंदर जो है अपना जिस तरह हम गूगल के सर्वर्स हैं, वो अमेरिकन बेस्ड एक कंपनी है, गूगल के सर्वर्स हैं वो पाकिस्तान में डायरेक्टली होस्ट नहीं होते। तो जब हम गूगल के रिजल्ट्स अपने मंगाते हैं, मैं गूगल करती हूँ, आई टाइप समथिंग ऑन दी ब्राउजर एंड आस्क फॉर द रिजल्ट्स, तो क्या होता है कि हमारे जो नियरेस्ट सर्वर है, गूगल का ही नियरेस्ट सर्वर क्लोजर टू आवर फिजिकल लोकेशन, उससे रिजल्ट्स हमें वापस मिल जाते हैं, ठीक है। मीनिंग क्या है इस बात का, गूगल की सारी इंफॉर्मेशन एक फिजिकल सर्वर पे नहीं पड़ी हुई, मल्टीपल सर्वर्स पे पड़ी हुई है, ठीक है। और नीड बेस्ड पे, मतलब अगर पाकिस्तान से कोई एक्सेस कर रहा है तो क्लोजेस्ट सर्वर से वो रिजल्ट्स जो हैं वो गैदर होके रिटर्न हो जाते हैं, ठीक। तो इस तरह के जो भी सिस्टम्स हैं, अब जैसे हमने एग्जांपल के तौर पे गूगल इस्तेमाल कर लिया, जो भी इस तरह के सिस्टम्स हैं जो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, जिनमें एक से ज्यादा जगह के ऊपर आपका सॉफ्टवेयर पड़ा है, लेकिन वो सारा सॉफ्टवेयर मिलके आपको एक ही रिजल्ट रिटर्न कर रहा है, तो वो हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स हैं, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम फिर इस डेफिनेशन के तहत क्या हो गया, हमारे कलेक्शन हो गए। कलेक्शन किस चीज की, कंप्यूटेशनल एंड स्टोरेज डिवाइसेस। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इज अ कलेक्शन, मतलब एक से ज्यादा कंपोनेंट्स हैं। कौन से कंपोनेंट्स हैं, किस तरह के कंपोनेंट्स हैं, कंप्यूटेशनल कंपोनेंट्स, कोई प्रोसेसिंग परफॉर्म कर रहे हैं, या स्टोरेज डिवाइसेस, कुछ स्टोर करके रख रहे हैं। जैसे सर्वर्स या डाटाबेस सर्वर्स होते हैं कि वो आपकी फाइल्स को स्टोर करके रखते हैं और जब आपको जरूरत होती है तो उसमें से कॉरेस्पॉन्डिंग डाटा हमें निकाल के दे देते हैं।
कनेक्टेड थ्रू अ कम्युनिकेशंस नेटवर्क। अब ये भी सिग्निफिकेंट है। आपको याद हो कि अगर लेयर्ड में हमने ये बात की थी कि लेयर्ड में लेयर्स की आपस की कम्युनिकेशन किस तरह होती है, प्रोसीजर कॉल्स या फंक्शन कॉल्स के थ्रू होती है। तो प्रोसीजर कॉल या फंक्शन कॉल तभी चलते हैं कि जब आपकी एक ही मशीन के ऊपर चीजें पड़ी हों और एक क्लास किसी दूसरे को एक्सेस कर रही हो। ठीक है, इसके जो अल्टरनेट कॉन्सेप्ट है वो रिमोट प्रोसीजर कॉल्स का है, और उसमें यह है कि हमारा कोई बीच में कम्युनिकेशंस नेटवर्क इन्वॉल्व होता है, कोई फिजिकल डिवाइस होती है। आपने इंटरनेट से कोई चीज मंगाई है तो इंटरनेट और आपके कंप्यूटर के बीच के अंदर कोई ना कोई कम्युनिकेशन का नेटवर्क इन्वॉल्व है। ठीक है, कोई हमारा आईएसपी सर्विस प्रोवाइडर से यहाँ कोई केबल लगी हुई है, लिटरली आपकी जो फाइबर ऑप्टिक केबल्स होती है वो आपको मेन सर्वर्स के साथ कनेक्ट करती है। पाकिस्तान में अगर वहाँ की सर्विसेज आती हैं तो हमारी जो फाइबर ऑप्टिक केबल है, बीटीसीएल वालों ने फाइबर ऑप्टिक केबल लगाई हुई है जो हमारे यहाँ के लोकल आईएसपीएस को जो है वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और फिर ये लोकल आईएसपीज मल्टीपल फिजिकल केबल्स के साथ जो है मल्टीपल यूजर्स के घर में कनेक्शंस प्रोवाइड करते हैं, और फिर हम जो है इस सारे चैनल के थ्रू अपनी सर्विसेज रिक्वेस्ट करते हैं, सर्विसेज के रिजल्ट्स गैदर करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटेड में एक कॉन्सेप्ट तो वही कंपोनेंट्स का है, और दूसरा जो है वो जो कनेक्टर्स हैं उसमें कम्युनिकेशन नेटवर्क भी इन्वॉल्व होता। ठीक है, और कंपोनेंट्स जिनकी हम बात कर रहे हैं उसमें कंप्यूटेशनल कंपोनेंट्स भी हो सकता है और डाटा की स्टोरेज डिवाइसेस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो मतलब प्रोसेसिंग भी हो सकती है और लॉन्ग टर्म स्टोरेज वाले भी एक कंप्लीट कंपोनेंट बन सकता है। अब डिस्ट्रीब्यूट हम क्या क्या कर सकते हैं, वही बात जो आपको बता रही हूँ। हम सॉफ्टवेयर को भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, डाटा को भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, यूजर्स को भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। हम ये भी कर सकते हैं कि हमारे यूजर्स मल्टीपल प्लेसेस से हमारे उस एक सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर रहे हैं और यूजर्स की बेसिस पे हमने सॉफ्टवेयर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कम्युनिकेशन occurs using a number of methods including message passing, remote procedure calls, remote method invocations। ठीक है, तो अभी मैं आपको बता रही थी कि लेयर्ड के अंदर ये होता है कि प्रोसीजर कॉल्स इन्वॉल्व होती हैं। प्रोसीजर कॉल या फंक्शन कॉल एक ही मशीन के अंदर चलने वाली मल्टीपल क्लासेस के बीच में हो सकती हैं। कि मेरे पास जो है वो टाइम की क्लास भी यहीं पे पड़ी हुई है और डेट की क्लास भी यहीं पे पड़ी हुई है, और मेरे पास अलार्म की क्लास भी यहीं पे पड़ी हुई है। जो अलार्म की क्लास ने डेट में से कुछ एक्सेस किया, टाइम में से कुछ एक्सेस किया, तो उसने डायरेक्टली उनके फंक्शन को कॉल किया है। ठीक है, उसको जो है कोई और काम नहीं करना पड़ता, वो सिंपली ये लिख देते हैं कि टाइम क्लास का जो फंक्शन है, टाइम क्लास का ऑब्जेक्ट है सपोज T1, उसके रेफरेंस से मुझे फंक्शन टाइम कॉल कर दें। That's it, that's all required। ये एक सिंपल सी प्रोसीजर कॉल है, एक मेथड कॉल है। लेकिन ओवर द नेटवर्क ये थोड़ी सी और कॉम्प्लिकेट हो जाती है। अब हमें मैसेजेस पास करने पड़ते हैं, नॉट सिंपली एज प्रोसीजर कॉल्स, बल्कि हमारी कोई फाइल या कोई डाटा और फॉर्मेट्स में भी ट्रांसफर होता है। जिस तरह हम ओवर इंटरनेट पे हम डाटा भेजते हैं तो हम इसके कोई प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है जो ये बताता है कि हमारी दो मशीन्स अगर क्लाइंट सर्वर है या दो मशीन में से एक कोई हमारे नेटवर्क के ऊपर एग्जिस्ट कर रही है, तो उसको डाटा पास करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल लगेगा, कौन से प्रोसीजर से किस फॉर्मेट में डाटा आप उसको भेजेंगे। फिर रिमोट प्रोसीजर कॉल्स हो सकते हैं। रिमोट प्रोसीजर्स यही हैं कि आपकी जो रेगुलर प्रोसीजर कॉल्स हैं सेम मशीन के लिए करती हैं, और रिमोट प्रोसीजर कॉल्स हमारी किसी डिस्टेंट डिवाइस के लिए करती हैं। जो डिवाइस जो है इस पर्टिकुलर जिस पे सॉफ्टवेयर आपका होस्ट है, जहां से इनिशिएट हुई है प्रोसीजर कॉल, ये इस पर्टिकुलर डिवाइस के साथ कनेक्टेड, फिजिकली कनेक्टेड नहीं है। ठीक, इस अब इट्स अ डिस्टिंक्ट डिवाइस फ्रॉम द डिवाइस दैट यू आर वर्किंग विद, और अब कनेक्शन के लिए हमारे बीच में कोई कम्युनिकेशन नेटवर्क इन्वॉल्व है, और उस कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू जो है वो कॉल हमारी मशीन से किसी दूसरी मशीन तक जा रही है। इसके अंदर जो हमारी सबसे पहली सबसे कॉमन एग्जांपल है वो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की एग्जांपल है। ठीक है, एक बार आपको फिर बता दूं बिफोर वी गेट इनटू द डिटेल्स कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या है। एक मशीन
जिसको क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो ताल्लुक है वो सर्विस का ताल्लुक है, ठीक है। सर्वर सर्विस दे सकता है, प्रोवाइडर है, और क्लाइंट सर्विस यूज कर सकता है, ले सकता है, रिक्वेस्टर है, ठीक। तो ये टर्मिनोलॉजीज याद रखिएगा। क्लाइंट सर्विस रिक्वेस्ट करता है और सर्वर सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है। और ये जो है रिक्वेस्टिंग और प्रोविजन, ये किसी कम्युनिकेशन मीडियम के थ्रू हो रही है। सो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर illustrates a relationship between two computer programs in which one program is a client and the other is a server, ठीक है। तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर हम तब कहेंगे कि फॉलो हो रहा है जब हमारे पास कोई भी दो इस तरह के कंप्यूटर प्रोग्राम्स या कंप्यूटर मशीन्स हैं जो कि जिनमें से एक क्लाइंट की तरह बिहेव कर रही है, एक्ट कर रही है, और दूसरी सर्वर की तरह एक्ट कर रही है। एंड क्लाइंट क्या है, मेक्स अ सर्विस रिक्वेस्ट, एंड सर्वर क्या है, प्रोवाइड्स अ सर्विस to the requester. अब क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर मोस्ट कॉमनली ओवर द नेटवर्क के लिए ही इस्तेमाल होता है। हम गूगल से रिक्वेस्ट करते हैं, फेसबुक से रिक्वेस्ट करते हैं, तो क्लाइंट सर्वर उतना ही वेब के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर जितनी भी हमारी एप्लीकेशंस हैं वो इनहेरेंटली क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को फॉलो करती हैं। नेटवर्क पे जितनी है वो इनहेरेंटली क्लाइंट सर्वर को फॉलो करती हैं। उनमें हमेशा हमारे पास कोई एक मशीन ऐसी होगी जो दूसरी से कुछ डाटा अगर उसको ले रही है तो हम कह सकते हैं कि ये एक क्लाइंट मशीन है, ये एक सर्वर मशीन, ठीक है। लेकिन ये याद रखिएगा कि क्लाइंट सर्वर खाली डिस्टिंक्ट मशीन्स के लिए नहीं हो सकते। एक ही मशीन के अंदर एक प्रोग्राम या एक प्रोसेस क्लाइंट के तौर पे भी बिहेव कर सकता है और कोई दूसरा प्रोसेस सर्वर के तौर पे भी बिहेव कर सकता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा अभी एक्सप्लेन करती हूँ, लेकिन क्लैरिटी के लिए सबसे पहली चीज आपने याद रखनी है वो आप अपने दिमाग में यही इमेज क्रिएट करें कि जैसे ये इंटरनेट है, कि इंटरनेट पे हमारे पास सर्वर्स अवेलेबल है और उनके साथ हम मल्टीपल मशीन्स के साथ कनेक्ट है, और मल्टीपल जो हमारी मशीन्स हैं ये क्लाइंट्स हैं, ये बस रिक्वेस्ट कर रहे हैं और इंटरनेट पे जो है वो हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, और ये सारी कम्युनिकेशंस जो है ओवर द नेटवर्क जा रही है। फिजिकल नेटवर्क है, केबल अगर आपके घर तक नहीं आएगी तो आपका इंटरनेट से ताल्लुक नहीं होएगा, ठीक है। घर पे बेशक आप राउटर लगा लें और आप वाईफाई लगा लें, लेकिन एक फिजिकल कनेक्शन आपको पीछे चाहिए होता है। और इसी तरह हमारे जो आईएसपी प्रोवाइडर्स हैं वो जब तक मेन रिसोर्सेज के साथ, मेन हमारे डाटा सर्वर्स के साथ एसोसिएटेड नहीं होंगे तो तब तक उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती। और ये हमारे केस में जिस तरह फाइबर ऑप्टिक केबल्स हैं वो ये काम करती हैं कि आपको मेन सर्वर्स के साथ कनेक्ट करती हैं और मेन सर्वर्स की वो इन्फॉर्मेशन फिर आगे आईएसपीज तक, मल्टीपल आईएसपीज तक आ जाती हैं। तो क्लाइंट सर्वर कौन सी एप्लीकेशन के लिए सूटेबल है, जहां डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा और प्रोसेसिंग मल्टीपल कंपोनेंट्स पे हो रही है, ठीक है। डाटा कहीं और पड़ा हुआ है, गूगल के सर्वर्स कहीं और है, चाहिए हमें कहीं और, ठीक है। और ये मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। क्लाइंट भी एक कंपोनेंट है, सर्वर भी एक कंपोनेंट है, और जब इन सारों के बीच में कम्युनिकेशन होनी है डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट में तो हमारे लिए बहुत सूटेबल है कि हम क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन इस्तेमाल कर लें। सबसे अगेन जैसे आपको बताया, सबसे इसकी कॉमन एग्जांपल हमारे पास वर्ल्ड वाइड वेब की है, अब जो याद रखना है कि हमारे सिंगल सर्वर मल्टीपल क्लाइंट्स को सर्विस दे सकता है, और एक क्लाइंट एक टाइम में एक से ज्यादा सर्वर के साथ भी एसोसिएटेड हो सकता है। अब एक एग्जांपल कंसिडर करें, आपने अपना सपोज बैंक अकाउंट में कुछ पैसे डालने हैं या पैसे निकालने हैं, या चले अकाउंट के कितने पैसे पड़े हैं यही चेक कर लेना। So if you have to check a bank account from your computer, you have to send a request to server program at the bank, ठीक है। मेरी मशीन से डायरेक्टली तो नहीं पता चलता ना, मेरी मशीन अब इंटरनेट से कनेक्ट होगी, मैं अपने बैंक की वेबसाइट पे जाके वहां पे लिखूंगी कि ये मेरा अकाउंट नंबर है और मुझे बता दें कि कितने पैसे हैं, तो वो जो उनका वेब एप्लीकेशन का प्रोग्राम है वो फिर फर्दर प्रोसेसिंग करेगा। दैट प्रोग्राम प्रोसेसेस द रिक्वेस्ट एंड फॉरवर्ड्स टू
its own client program that sends a request to the database server. ठीक है, अब ये database server के पास चली जाएगी. database server जो है वो एक और कंप्यूटर के ऊपर पड़ा हुआ है और वहां से वो रिसीव करेगा कि मेरी अकाउंट की इंफॉर्मेशन क्या है, और फिर वो अकाउंट की इंफॉर्मेशन चलते चलते वापस आएगी और फिर जो बैलेंस की इंफॉर्मेशन है वो डाटा क्लाइंट के पास जाएगी और वो मेरे पर्सनल कंप्यूटर के पास आएगी. ठीक है, इसी को एक और हम जो ज्यादा कॉमन एग्जांपल है जो आप सारों ने की हुई होगी वो है हमारे पास एटीएम की एग्जांपल. मेरे पास फॉर एग्जांपल अस्क्री का अकाउंट है. ठीक है, ये एक एटीएम है, वन लिंक से कनेक्टेड है, लेकिन ये खुद एटीएम जो है ये सपोज एचबीएल का एटीएम. मुझे जो चाहिए वो अस्क्री से पैसे चाहिए. ठीक है, तो एचबीएल के, अब मैंने इसके अंदर अपना कार्ड इंसर्ट कर दिया. एचबीएल के एटीएम ने क्या किया कि इसने अपनी रिक्वेस्ट सबसे पहले तो एचबीएल के एप्लीकेशन सर्वर को भेज दी, एचबीएल का जो अपना सर्वर है उसको भेज दी. ठीक है, एचबीएल के अपने सर्वर ने ये बात रिकग्नाइज की कि ये मैंने जो कार्ड इंसर्ट किया है वो अस्क्री का कार्ड है, वो एचबीएल का अपना कार्ड नहीं है, तो वो जो है इसको प्रोसेस नहीं कर सकता, इस पे फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता. लेकिन उसको ये पता है कि ये अस्क्री का कार्ड है, तो उसने क्या किया कि यही इंफॉर्मेशन फर्दर आगे प्रोसेस कर दी, फर्दर आगे फॉरवर्ड कर दी. फॉरवर्ड किधर की? अस्क्री को कर दी. अस्क्री वालों को इसने कहा कि आपके अकाउंट में से, ठीक है, आपके पास जो एक अकाउंट होल्डर है उसने ये रिक्वेस्ट की. अस्क्री ने वेरीफाई किया कि अच्छा अकाउंट नंबर ठीक है, इसने अगर जितने पैसे मांगे हैं ये ठीक है, ये सारी ट्रांजैक्शन हो सकती है. उसने सारी बात कंफर्म कर ली. सारी बात कंफर्म करके उसने रिस्पॉन्स जो है वो वापस भेज दिया. अब ये रिस्पॉन्स यस या नो जो भी ये रिस्पॉन्स है, उसने ये भी कह सकता है कि नहीं इसके पास तो इतने पैसे नहीं है जितने ये निकलवाना चाह रहे हैं. ये भी कह सकता है कि हाँ जी पैसे बिल्कुल हैं और एवरीथिंग इज ऑल राइट, आप इनको मनी डिस्पेंस करते हैं. तो जो भी उसका फाइनल उसका रिस्पॉन्स था वो रिस्पॉन्स उसने एचबीएल को फॉरवर्ड कर दिया और एचबीएल ने ये आगे एटीएम को फॉरवर्ड कर दिया और एटीएम ने फिर जो है कैश डिस्पेंस कर दिया. जो उसने पैसे निकाल के देने थे वो उसने पैसे निकाल के दे दिए. ठीक है, तो अब ये बात हो रही है कि हमारे पास एक मशीन रिक्वेस्ट करती है और दूसरी मशीन रिस्पांस देती. ठीक, तो अभी हमारे पास अगर इस मशीन के पास सफिशिएंट प्रोसेसिंग एबिलिटी नहीं है, एचबीएल का अपना कार्ड नहीं था, ये फर्दर रिक्वेस्ट सेंड कर सकती है और फर्दर रिस्पांस रिसीव कर सकती है. ये दिस आइडिया इज अ क्लाइंट सर्वर आइडिया. अब जो दूसरी बात हमने की थी पहले भी कि क्लाइंट सर्वर में जरूरी नहीं है कि ये इंडिपेंडेंट मशीन्स हों, प्रोसेसेस भी हो सकते हैं. प्रोसेसेस कैसे हो सकते हैं? अगर आपने अपने ही सिस्टम के ऊपर PHP कभी चलाई हो या आपने कोई और वेब डेवलपमेंट ASP के साथ की हो तो आपने ये नोटिस किया होगा कि हमारी बहुत सारी फाइल लोकल सर्वर्स पे चल रही होती है. ठीक है, और इसमें हो क्या रहा होता है कि मेरी मशीन उसके ऊपर ही कोड पड़ा हुआ है, वही वाला कोड जो है क्लाइंट के तौर पे भी एक्ट कर रहा है और उसी का एक पोर्शन, एक पर्टिकुलर फाइल जो है वो लोकल सर्वर के थ्रू सर्वर के तौर पे एक्ट कर रही है. सेम मशीन लेकिन उसमें डिफरेंट प्रोसेसेस, सम प्रोसेसेस आर वर्किंग एज क्लाइंट्स, सम प्रोसेसेस आर वर्किंग एज सर्वर्स. और इस तरह के सिनेरियो में तो आपको मतलब नेटवर्क की जरूरत भी नहीं रहती क्योंकि एक ही मशीन है, तो आपको नेटवर्क की जरूरत भी नहीं है. उनकी तो कम्युनिकेशन जो है डायरेक्टली भी हो सकती है. आइडिया जो है वो क्या है? क्लाइंट सर्वर may not always be separate machines, they can sometimes be same machines. याद रखिएगा, क्लाइंट सर्वर की बात हम करते हैं तो हमेशा मशीन की बात नहीं कर रहे होते, प्रोसेसेस की बात कर रहे होते हैं. वो प्रोसेसेस एक ही मशीन पे भी पड़े हो सकते हैं, मल्टीपल मशीन पे भी पड़े हो सकते हैं. अगर एक ही मशीन पे होंगे तो हम फिर उनको प्रोसेसर का नाम ही देंगे, कुछ और तो हम कह ही नहीं सकते उन्हें. और अगर मल्टीपल मशीन्स पे पड़े होंगे तो हम सिंप्लिसिटी के लिए ये कह सकते हैं कि ये क्लाइंट मशीन है और ये सर्वर मशीन है. ठीक है, दूसरी चीज इंपॉर्टेंट बात क्या है
एक क्लाइंट को नेटवर्क के थ्रू सर्वर्स की इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन इसको दूसरे क्लाइंट्स की इंफॉर्मेशन नहीं होती. One client is aware of the number of servers available, but it doesn't have information about the other clients. जरूरत नहीं, मुझे ये बात पता करने की जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान में इस वक्त कौन कौन से लोग फेसबुक पे लॉगिन है, अगर मैं लॉगिन हूँ तो. ठीक है, मेरा ताल्लुक खाली फेसबुक के सर्वर से, और फेसबुक के सर्वर से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो मुझे मिल रही है. एक ही सर्वर मल्टीपल सर्विसेज दे सकता है, एक ही क्लाइंट मल्टीपल सर्वर से रिक्वेस्ट ले सकता है. सही, मैंने फेसबुक भी इस वक्त खोली हुई है, गूगल भी खोली हुई है, और जीमेल पे जो है मैं कोई उनकी सर्विसेज भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ. तो एक ही टाइम पे मैं मल्टीपल क्लाइंट्स के सर्वर्स के साथ कनेक्ट होकर आज मल्टीपल क्लाइंट्स एक्ट कर रही हूँ. तो वन क्लाइंट मशीन कैन एक्ट एज मल्टीपल क्लाइंट्स. एक क्लाइंट मशीन पे जितने क्लाइंट प्रोसेसेस चल रहे होंगे वो प्रोसेसेस एज डिफरेंट क्लाइंट्स एक्ट कर रहे होंगे. और इसी तरह सर्वर मशीन्स पे भी मल्टीपल सर्वर प्रोसेसेस चल सकते हैं, और वो सर्वर प्रोसेसेस हम मल्टीपल सर्वर्स के तौर पे कंसिडर करते हैं. ठीक है, इट इज नॉर्मल फॉर सेवरल क्लाइंट प्रोसेसेस टू रन ऑन अ सिंगल प्रोसेस. आप अपने सिस्टम पे ही मेल क्लाइंट भी खोल के बैठे हैं, जीमेल भी खोल के बैठे हैं, और आप उसी सिस्टम के ऊपर कोई प्रिंटर के लिए भी एक्सेस कर रहे हैं, और हम कोई डॉक्यूमेंट भी प्रिंट करा रहे हैं जो हमारे नेटवर्क के साथ किसी पॉइंट पे कनेक्टेड है. तो इट्स नॉट अनकॉमन कि आपकी एक ही मशीन के ऊपर मल्टीपल क्लाइंट प्रोसेसेस चल रहे हों या मल्टीपल सर्वर प्रोसेसेस चल रहे हों. हमारी क्लाइंट का स्टेटस क्लाइंट के प्रोसेस से आता है, मशीन से नहीं आता. ठीक है, अगर सिंगल चल रहा हो तो हम इसको सिंगल मशीन आराम से कह सकते हैं, वरना जो क्लाइंट का स्टेटस है या जो क्लाइंट की आइडेंटिफिकेशन है वो उसके प्रोसेस से होती है, उसकी फिजिकल मशीन से नहीं होती. इसी तरह several different server processes may run on the same processor, but servers are implemented as multiprocessor systems in which separate instances of the server process run on each machine. Even though कि ये बात पॉसिबल है कि हम एक ही सर्वर के ऊपर मल्टीपल सर्वर प्रोसेसेस चला सकते हैं, लेकिन ये कॉमन नहीं है. कॉमन क्या है कि हम एक सर्वर्स को मल्टी प्रोसेसर्स के तौर पे डिफरेंट मशीन्स के ऊपर रन करते हैं, और डिफरेंट मशीन्स जो हैं वो डिफरेंट सेम फंक्शनैलिटी दे रहे होते हैं, सेम वर्चुअली सेम सर्वर की तरह एक्ट कर रही होती हैं, लेकिन फिजिकली डिफरेंट सर्वर मशीन्स के तौर पे होती हैं. क्यों करते हैं ऐसे? क्लाइंट के लिए तो बहुत कॉमन है कि हम बहुत सारे क्लाइंट एक पे चला लें, तो सर्वर के लिए कम कॉमन क्यों है? पॉसिबल तो उसके लिए भी है ना, लेकिन फिर कम कॉमन क्यों है? क्योंकि प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स जो है, जो हमारी एफिशिएंसी की, परफॉर्मेंस की, वो वाली जो है वो कम हो जाएंगी अगर हम मल्टीपल सर्वर्स रन करें. ठीक है, करने को कर सकते हैं, नहीं करते. क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारी एफिशिएंसी, हमारी परफॉर्मेंस डिक्रीज हो जाएगी. सर्वर के साथ बहुत सारे क्लाइंट्स कनेक्टेड होते हैं, एक टाइम में बहुत सारे लोग फेसबुक कर रहे होंगे, तो सर्वर ने इन सारों की बात सुननी है और इन सारे को जवाब देना है. तो अगर हम इसके ऊपर एक और भी सर्विस स्टार्ट कर देंगे, फिर उसके साथ बहुत सारे और कनेक्ट हो जाएंगे, तो जितने ज्यादा आप इसके साथ कनेक्ट करते जाएंगे उतना ये स्लो हो जाएगा. तो उससे बचने के लिए हम ये करते हैं कि हम अमूमन सर्वर्स जो हैं मल्टीपल सर्विसेज एक ही उसके ऊपर नहीं करते. डुएबल यस, लेकिन feasible या very good solution no. ठीक है, तो it is doable but it is not a very intelligent. तो हम सर्वर्स जो हैं वो अलग या इंडिपेंडेंट ही रखते हैं. अब ये कुछ थोड़ी सी एग्जाम्पल्स हैं that I'd like you guys to think about. सोचें, जीमेल है, जीमेल का किस तरह का आर्किटेक्चर है? क्लाइंट सर्वर पे ही कंसिडर कर लें इसको. तो क्लाइंट सर्वर के हिसाब से जीमेल क्या है? जीमेल में क्लाइंट क्या है? जीमेल में सर्वर क्या है? क्लाइंट हमारे पास हमारी मशीन है, और उसके अंदर जो हमारा वेब ब्राउजर है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने क्रोम से खोला है तो क्रोम मेरे पास क्लाइंट है, और अगर आपने फायरफॉक्स से खोला है तो फायरफॉक्स आपके पास क्लाइंट है. और इसी तरह जो जीमेल के सर्वर्स हैं वो हमारे पास सर्वर्स के तौर पर एक्ट कर रहे हैं. जो दूसरी एग्जांपल सोचें जिसके बारे में, पिकासा का फोटो व्यूअर है.
फोटो व्यूअर, अब ये आई होप आप में से बहुत सारे लोगों ने इस्तेमाल किया हुआ होगा। ये किस तरह चलता है? जो फोटो व्यूअर है इसके दो हिस्से हैं, दो पार्ट्स हैं कि एक तो इसी तरह जीमेल की तरह सर्वर है। फोटो व्यूअर क्या करता है कि इसकी पिक्चर्स जो है वो अपने सर्वर के ऊपर होस्ट करता है, और फिर छोटा सा मेरे पास सॉफ्टवेयर इधर है जो उन्हीं पिक्चर्स को यहाँ पे खोल के दिखा देता है। ठीक है, इसका तो अपना वेब ब्राउजर में ही खुल जाता है ना, इसका एक अपना छोटा सा सॉफ्टवेयर है जो उन्हीं पिक्चर्स को खोल के दिखा देता है और थोड़ी बहुत पिक्चर्स के अंदर एडिटिंग भी कर देता है कि अगर आपने किसी का कलर ज्यादा करना है या तेज करना है, कम करना है, तो वो भी किसी हद तक करके दे देगा। और फिर जो तीसरी हमने ध्यान में रखनी है या तीसरी जो कंसिडर करनी है वो ड्रॉपबॉक्स की है। ड्रॉपबॉक्स बहुत ही एक ज़रूरी चीज़ है और अगर आपने अभी तक नहीं इस्तेमाल की तो ज़रूर कीजिए इस्तेमाल। इसकी फंक्शनैलिटीज़ या इसका काम क्या है, इसके पास अगेन एक सर्वर है और सर्वर क्या करता है, हमारी जितनी फाइल्स हैं उन सब को स्टोर करता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके इस सॉफ्टवेयर डिज़ाइन आर्किटेक्चर के लिए लेक्चर क्रिएट किया था और वो मेरी मशीन पे पड़ा हुआ है। ठीक है, तो मैंने ड्रॉपबॉक्स वाले सॉफ्टवेयर के साथ इसको ड्रॉपबॉक्स वाले सॉफ्टवेयर के अंदर डाल दिया। उस सॉफ्टवेयर को कहा है कि इसको कनेक्ट कर दे सर्वर के साथ। तो अब इस फाइल की एक कॉपी जो है वो सर्वर के भी ऊपर चली गई है। तो अगर मेरी मशीन को कुछ हो जाता है, ये डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो सर्वर के ऊपर ये कॉपी पड़ी रहेगी। फिर मैं एक नई मशीन के ऊपर दोबारा ड्रॉपबॉक्स इंस्टॉल कर लेती हूँ, तो जो मेरी चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई थी वो मुझे इधर रिसीव हो जाएंगे। तो ड्रॉपबॉक्स में भी दो चीज़ें हैं, एक हमारे पास सर्वर है जहाँ फाइल्स प्लेस हो जाती हैं और एक हमारे पास क्लाइंट है। और क्लाइंट क्या करता है, एक फोल्डर क्रिएट कर देता है और उस फोल्डर के अंदर, क्लाइंट के अंदर भी सॉफ्टवेयर है और वो सॉफ्टवेयर क्या करता है कि एक फोल्डर क्रिएट कर देता है और उस फोल्डर के अंदर जितनी जितनी फाइल्स पड़ी है इन्हें डाटाबेस इन्हें सर्वर के साथ सिंक कर देता है, सिंक्रोनाइज कर देता है। ठीक है, ये क्यों याद रखनी है, इनकी क्यों डिटेल देखनी है, क्योंकि यही हम अभी आगे थोड़ी देर में यूज करेंगे। सर्वर्स बहुत सा इनका जिक्र किया है, सर्वर्स की कुछ थोड़ी सी क्लासिफिकेशंस हैं, तो उस क्लासिफिकेशन पे जाने से पहले दोबारा एक दफा देख लें। सर्वर्स कॉमनली कंटेन डाटा फाइल्स, सबसे ज्यादा जो इनके ऊपर है वो डाटा फाइल्स हैं, एंड एप्लीकेशंस दैट कैन बी एक्सेस अक्रॉस द नेटवर्क। ठीक, तो डाटा इनके पास पड़ा हुआ है, एप्लीकेशंस इनके पास पड़े हुए। और फिर एनी यूजर हु वांट्स टू एक्सेस दीज फाइल्स वुड यूज हिज और हर क्लाइंट कंप्यूटर। ठीक है, तो सर्वर ने ये भी रखा हुआ है, ये भी रखा हुआ है, और ये कम्युनिकेट किससे करेगा, क्लाइंट के कंप्यूटर के साथ। इसी बेसिस पे आप याद रखिए कि सर्वर की टाइप्स क्या, जो सबसे पहले सबसे कॉमन वाली एप्लीकेशन सर्वर्स। एप्लीकेशन सर्वर्स क्या करते हैं कि एप्लीकेशंस को होस्ट करते हैं, एप्लीकेशंस इन पे पड़ी होती हैं। अगर क्रिकेट की एप्लीकेशन चलानी है तो वो किसी इस तरह के सर्वर पे, क्रिक इन्फो वाले सर्वर पे पड़ी हुई होगी और वहां से आप चला सकते हैं। अगर मैंने कॉमसैट्स के अपने रिजल्ट्स देखने हैं तो जो कॉमसैट्स का अपना सर्वर है उसके ऊपर पड़ी हुई होगी, वो एप्लीकेशन मुझे कैलकुलेट करके देगी यहाँ से पड़ा हुआ। ठीक है, तो एप्लीकेशन सर्वर एप्लीकेशंस को होस्ट करती है, इनकी इंफॉर्मेशन उधर पर्टिकुलर सर्वर्स के ऊपर पड़ी हुई होती है। और क्लाइंट इसके मल्टीपल फीचर्स जो हैं, अब रिजल्ट की कैलकुलेशन, अटेंडेंस की कैलकुलेशन मुझे उन्हीं रिस्पेक्टिव सर्वर से रिसीव होगी। जो दूसरी टाइप है वो फाइल सर्वर्स हैं। ठीक है, जैसे अभी मैं आपको ड्रॉपबॉक्स की एग्जांपल दे रही थी, कुछ इस तरह के सर्वर्स हैं कि जो पूरी की पूरी फाइल्स को स्टोर करते हैं, फाइल्स को होस्ट करते हैं। फाइल्स हमारे पास उन सर्वर्स पे पड़ी हुई हैं। इसी तरह अगर आपने गूगल के यूज किए हो, जैसे पिकासा, इसके अलावा पिंटरेस्ट यूज किया हुआ हो, तो ये क्या करते हैं, पिक्चर्स आपकी रखते हैं। इवन फेसबुक पे रखता है कि हमारी पूरी की पूरी कंप्लीट पिक्चर्स आर होस्टेड ऑन द सर्वर्स। So these pictures are stored as pictures. Files are stored as files. तो एक इस तरह के सर्वर्स हैं हमारे पास जो फाइल्स स्टोर कर सकते हैं, हम उनको फाइल सर्वर्स कहते हैं। हमारी पूरी हायरार्की में किधर इस्तेमाल होते हैं ये अभी हम देखते हैं, जैसे ही हम मल्टी टियर पे आएंगे। लेकिन ये याद रखिए, एप्लीकेशन सर्वर्स हो सकते हैं जो एप्लीकेशन होस्ट करते हैं। किसी भी एप्लीकेशन के फीचर्स इस्तेमाल करने हैं, फंक्शनैलिटीज यूज करनी है, तो उसके एप्लीकेशन सर्वर से बात करनी पड़ेगी, एप्लीकेशन सर्वर से कम्युनिकेट करना पड़ेगा। फाइल सर्वर क्या है, फाइल सर्वर का मकसद ये है कि हमने जो फाइल्स दी हैं उनको स्टोर कर लें। प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ फाइल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हमारे पास वो फाइल्स हैं जो हमने
किसी और सॉफ्टवेयर के साथ क्रिएट करके रखी हुई हैं। .pp पावर पॉइंट वाली फाइल्स हो सकती हैं, इमेज फाइल्स हो सकती हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी फाइल्स हो सकती हैं जिनके अभी मुझे याद भी नहीं आ रहे। तो मल्टीपल जो हमारे पास डिफरेंट फॉर्मेट की फाइल्स हैं वो सारी स्टोर कर सकता है, और ये फाइल्स फिर इसी फॉर्मेट में हम नेटवर्क पे शेयर कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक सवाल आपके दिमाग में आएगा कि एज कंपेयर टू व्हाट, मतलब फाइल की फॉर्मेट में ही शेयर कर सकते हैं या किसी और फॉर्मेट में, तो किसी और फॉर्मेट से क्या मुराद है। अगर आप एक वेब पेज खोलते हैं और वेब पेज के ऊपर अगर फॉर एग्जांपल आपने विकिपीडिया खोला है, तो विकिपीडिया के ऊपर लिखा हुआ क्या होगा, टेक्स्ट ही होगा ना। तो ये टेक्स्ट जो है अगर आप कॉपी करो या चेंज करो तो वो किस फॉर्मेट में होता है, वो अगर आप इधर से ही इधर उसके ब्राउजर पर जाके सेव एज कर दो तो वो सेव एज किस फॉर्मेट में करता है, वर्ड का डॉक्यूमेंट तो नहीं बनाता, वो तो कोई HTML की चीज बना लेता है, डिफरेंट चीज बना लेता है ना। और वो सेव भी उसी तरह होता है। पहले जो इमेजेस उसमें आ रहे थे जब मैंने सेव करके खोला है, तो अब तो इमेजेस उसमें नहीं आ रहे क्योंकि वो किसी और रूल्स पे बनी हुई है, ठीक है। तो जो ट्रांसफर के, जो डाटा शेयरिंग के रूल्स ओवर द नेटवर्क है वो डिफरेंट है, और जो हमें फाइल्स पुराने फॉर्मेट्स में चाहिए वो हम उसी फॉर्मेट्स में ट्रांसपोर्ट भी करना चाह रहे हैं, तो उस फॉर्मेट में ट्रांसपोर्टेशन के रूल्स डिफरेंट हैं। यहाँ पे फिर हमारे वो डिफरेंट TCP/IP और वो वाले प्रोटोकॉल्स आ जाते हैं कि किस फाइल पूरी अगर ट्रांसफर होगी तो फाइल की ट्रांसफर या फाइल की शेयरिंग के रूल्स प्रोटोकॉल्स क्या हैं। क्लाइंट यही जिस तरह एप्लीकेशन सर्वर्स पे रिक्वेस्ट जाती है उसी तरह फाइल सर्वर्स पे भी रिक्वेस्ट जाती है। या तो ये हो सकता है कि हम डायरेक्टली फाइल सर्वर को रिक्वेस्ट कर दें, और या ये हो सकता है कि हम एप्लीकेशन सर्वर के थ्रू रिक्वेस्ट कर दें। मैं पहले फेसबुक खोलूं और फेसबुक से उसके इमेजेस गेट करूं, या फिर मैं डायरेक्टली गूगल के पिकासा से गूगल के सर्वर पर जाके इमेजेस रिट्रीव कर लूं। फिर तीसरी जो इम्पोर्टेंट कैटेगरी है, सिर्फ 3 कैटेगरीज नहीं है, इम्पोर्टेंट ये 3 है। जो तीसरी कैटेगरी है वो डाटाबेस सर्वर्स है। फाइल्स जैसे प्रिमिटिव फॉर्मेट्स में रखती डाटा है, तो इसी तरह डाटाबेस सर्वर्स भी रखते डाटा है। मोर एफिशिएंट है फाइल सर्वर से, ठीक है। डाटाबेस का कोर्स आपने पढ़ा तो आपको मालूम है कि डाटाबेसेस क्या होते हैं। SQL के डाटाबेसेस हैं, ओरेकल के डाटाबेसेस हैं, और वो क्या करते हैं, ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा इस तरह के फॉर्मेट में सेव करते हैं जो आराम से स्टोर भी हो जाता है, आराम से निकाला भी जा सकता है। क्यूरी लगाएं तो उस पर डाटा बड़ी जल्दी रिट्रीव होता है, ठीक। एक वेब पेज खोल लो तो बड़ी दफा इमेज के ऊपर वो ब्रोकन वो आ जाता है, क्योंकि इमेज जो है फाइल के तौर पे रिट्रीव हो रहा है, फाइल पूरी रिट्रीव ही नहीं हुई, इमेज खुला ही नहीं है, ठीक है। अक्सर ये होता है कि वेब से आप चीजें डाउनलोड कर रहे हैं और अगर आपकी डाउनलोड की वो विड्थ कम है तो फाइल उस तरह खुलेगी नहीं जिस तरह हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो चीज आई नहीं जो आनी चाहिए थी। तो डाटाबेसेस जो हैं वो स्मॉलर डाटा को जो हैंडल कर रहे हैं, बड़ी बड़ी फाइलें नहीं रखते, डाटा के मल्टीपल एलिमेंट्स रखते हैं, रोज क्रिएट करते हैं, तो मल्टीपल रिकॉर्ड्स रखते हैं। रिकॉर्ड्स की अपनी तादाद बहुत ज्यादा हो सकती है, ठीक है, लेकिन हर रिकॉर्ड के अंदर 600 इमेजेस यूजुअली नहीं होते, डाटाबेस का ये काम नहीं है। तो तादाद, अमाउंट ऑफ या क्वांटिटी ऑफ रिकॉर्ड्स तो बहुत सारी हो सकती है, लेकिन एक रिकॉर्ड जो है वो एक डिफरेंट सेट ऑफ डिफरेंट तरह के डाटा के ऊपर क्रिएट किया जाता है। तो वो जो डाटा है वो हम डाटाबेस सर्वर्स के अंदर प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। फायदा क्या है, क्विकर रिट्रीव, बेहतर आराम से हो जाएगा। आपको अकाउंट की इन्फॉर्मेशन चाहिए, अकाउंट नंबर्स में दिया हुआ होता है, 6, 7, 9, 8 इस तरह करके अकाउंट नंबर्स हमारे होते हैं। न्यूमेरिक इनपुट है, तो ये अगर आप फाइल सर्वर से के साथ कनेक्ट कर दें तो वो एक टेक्स्ट फाइल में पड़ा होगा और वहां से वो पहले टेक्स्ट फाइल रीड करेगा, फिर उसमें देखेगा कि नंबर्स ऐसे हैं या नहीं है। लॉन्ग प्रोसेस, और इसमें कनेक्शन के ब्रेक होने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है, बिकॉज इट वुड टेक मोर टाइम। मोर टाइम मीन्स कि मोर चांसेस ऑफ ब्रेकिंग द कनेक्शन। ऑपोजिट क्या है, डाटाबेस में डाल दें। डाटाबेस इन छोटे छोटे डाटा एलिमेंट्स को, स्ट्रिंग्स को, नंबर्स को बहुत इफेक्टिवली, बहुत क्विकली प्रोसेस कर सकता, और वहां से हमें रिट्रीव करना भी आसान है, वहां पर स्टोर करना भी आसान है, ठीक है। तो ये मोर एफिशिएंट है इस वजह से। फिर क्लाइंट, अब जब इसको रिक्वेस्ट करनी होती है तो क्लाइंट रिक्वेस्ट किस तरह करता है, SQL की रिक्वेस्ट की फॉर्म में, क्यूरीज की फॉर्म में।
हम क्यूरीज भेजते हैं और क्यूरीज का उसी तरह हमारे पास रिजल्ट रिटर्न होता है। और क्यूरी प्रोसेसिंग जो एक्चुअल ये फिगर आउट करना है कि इस क्यूरी में मंगाया क्या, अकाउंट नंबर मंगाया है या अकाउंट का बैलेंस मंगाया है, ये सर्वर पे प्रोसेसिंग होती है, क्लाइंट नहीं कर सकता। क्लाइंट सिर्फ रिक्वेस्ट भेज देता है कि डू दिस फॉर मी, और जो एक्चुअली डूइंग वाला पार्ट है दैट्स व्हाट द सर्वर इज फॉर। और इसमें लार्ज डाटा ट्रांसफर्स नहीं होते। डाटाबेसेस का मकसद लार्ज डाटा की ट्रांसफर नहीं है, इवन दो के डाटाबेसेस लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा जरूर होल्ड करते हैं, लेकिन वो आपको एक छोटी सी ट्रांजैक्शन के अंदर एक छोटा सा पीस ऑफ डाटा ही रिटर्न कर रहे होते हैं। दैट्स व्हाट डाटाबेसेस आर फॉर। तो अब इसी की बेसिस पे एक छोटी सी और एग्जांपल है कि हमारे पास कैटलॉग सर्वर्स हो सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये 3 वाहिद सर्वर्स नहीं है, सर्वर्स और भी हो सकते हैं। ये 3 सबसे कॉमन, सबसे बेसिक हैं, जिनका आपको अक्सर जिक्र सुनने को मिलेगा। फिर इसी तरह कैटलॉग सर्वर्स हो सकते हैं, वीडियो सर्वर्स हो सकते हैं, पिक्चर सर्वर्स हो सकते हैं, वेब सर्वर्स हो सकते हैं। वेब सर्वर्स को हम और जो है ना एप्लीकेशन सर्वर्स भी कहते हैं। इसके अंदर जो है पूरी एप्लीकेशन भी होस्ट हो सकती है और एप्लीकेशन के अलॉन्ग विद डाटा एंड द एप्लीकेशन भी होस्ट हो सकती है, या खाली एप्लीकेशन भी होस्ट हो सकती है और डाटा हमारे पास दूसरे सर्वर्स के ऊपर भी प्लेस हो सकता है। एडवांटेजेस क्या है इसके? क्लाइंट सर्वर के स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्ट्रीब्यूशन है। आपको सब पता है कि सर्वर के ऊपर सारी चीजें रखनी है, क्लाइंट ने खाली रिक्वेस्ट करनी है। ट्रांसपेरेंसी है। अगर मेरे पास 3 सर्वर्स हैं, मुझे नहीं पता कि गूगल वाले जो हैं वो इंडिया कहाँ से एक्चुअली मुझे रिक्वेस्ट वापस भेजते हैं, रिस्पॉन्स वापस भेजते हैं। ठीक है, हो सकता है गूगल का एक सर्वर इंडिया में हो, एक अमेरिका में हो, एक यूके में हो, लेकिन मुझे एक ही यूनिफाइड प्लेटफॉर्म लगता है गूगल, और मैं रिक्वेस्ट भेजती हूँ और वापस आ जाती है। ठीक है, तो ये ट्रांसपेरेंसी है कि एक्चुअली किस फिजिकल लोकेशन से आ रही है वो क्लाइंट का प्रॉब्लम नहीं है, क्लाइंट को वो चीज नजर नहीं आती। फिर मिक्स एंड मैच हेट्रोजीनियस प्लेटफॉर्म्स। मैं विंडो चलाती हूँ, मैं भी गूगल इस्तेमाल कर सकती हूँ, और आप मैक चलाते हैं, लिनक्स रन करते हैं, आप भी गूगल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये फायदा है, क्योंकि काम सारा, प्रोसेसिंग सारी तो सर्वर ने करनी है ना, वो तो सर्वर का हेडेक था। तो फिर क्लाइंट आराम से हेट्रोजीनियस हो सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड हेट्रोजीनियस हो सकते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे हम सर्विसेज उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, और नए सर्वर्स कॉन्स्टेंटली ऐड कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है? परफॉर्मेंस जो है स्लो है। क्यों? क्योंकि परफॉर्मेंस नेटवर्क पे डिपेंडेंट है। लिंक अप है तो सब सेट चल रहा है, और लिंक डाउन है फिर कोई एक भी चीज नहीं खुलेगी, क्योंकि क्लाइंट के पास तो है ही नहीं हर चीज जो आपको चाहिए। फेसबुक नहीं खुल रहा तो ऐसा नहीं है कि फेसबुक की चलो पिक्चर्स नहीं खुल रही लेकिन मेन स्ट्रीम खुल गई। फेसबुक नहीं खुल रहा तो कुछ भी नहीं खुल रहा, ना उसकी स्ट्रीम आ रही है, ना उसके पिक्चर्स आ रहे हैं, ना कोई और अपलोड्स आ रहे हैं, ना कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट, कुछ भी नहीं है। क्यों कुछ भी नहीं है? क्योंकि ये सारा कुछ तो सर्वर ने करके देना था। तो अगर सर्वर के साथ ही कनेक्शन नहीं है तो फिर आप लोग कंप्लीटली जो है हमारे क्लाइंट मशीन जो है वो दैट हैज द एबिलिटी टू डू नथिंग। इट इज ट्रिकी टू डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट क्लाइंट सर्वर सिस्टम्स। थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है फैसिलिटीज को सर्वर्स पर डालना और फिर ये फिगर आउट करना कि कौन कौन सी चीजें क्लाइंट्स को किस तरह अवेलेबल होंगी, किस प्रोटोकॉल के तहत चीजें हम ट्रांसफर करेंगे। अनलेस देयर इज अ सेंट्रल रजिस्टर इट मे बी हार्ड टू फाइंड आउट व्हाट सर्विसेज आर अवेलेबल। एक पहले अभी आप जिक्र हुआ था कि क्लाइंट्स को दूसरे क्लाइंट्स का तो नहीं पता होता, क्लाइंट्स को सर्वर्स का पता होता। तो ये इंफॉर्मेशन कहीं स्टोर करके रखनी पड़ती है, ये किसी तरह अपनी मशीन को बताना पड़ता है कि सर्वर्स कौन कौन से हैं जिसके साथ ये कनेक्ट हो सकता है। तीसरी आज की अहम बात, मल्टी टियर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। मल्टी टियर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या है? अब क्लाइंट सर्वर की ही एक्सटेंशन है। अभी भी क्लाइंट का मीनिंग नहीं चेंज हुआ, सर्वर का मीनिंग नहीं चेंज हुआ, सेम चीज है। क्लाइंट रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है, सर्वर रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स दे रहा है। ठीक है, मल्टी टियर कहते किसको है? इस टर्म का इन इटसेल्फ क्या मीनिंग है? मल्टीपल लेयर्स का। ठीक है, मल्टी टियर्स या लेयर्स जो है वो जब इन्वॉल्व होती हैं तो हम मल्टी टियर आर्किटेक्चर कहते हैं। अब क्लाइंट सर्वर्स के बेसिकली 2 टाइप्स हैं। 2 टियर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर्स हो सकते हैं या मल्टी टियर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर्स हो सकते हैं।
ठीक है। 2 टियर्ड वो है जिनका हम अभी पिछले सारी इस डिस्कशन में हम जिक्र कर रहे थे कि एक क्लाइंट मशीन है, एक जगह मैंने अपना फायरफॉक्स खोला हुआ है, और एक सर्वर मशीन है, एक वो फेसबुक वाला है कि मैं अपनी फायरफॉक्स से कनेक्ट कर रही हूँ फेसबुक पे और मेरा रिस्पॉन्स मिल रहा है। ठीक है, तो ये सिंपल क्लाइंट सर्वर है। 2 टियर्स, कोई और बीच में कुछ और फर्दर इन्वॉल्व नहीं है, एक क्लाइंट मशीन, एक सर्वर मशीन। अच्छा, अब दिस इज यूज्ड फॉर सिंपल क्लाइंट सर्वर सिस्टम्स एंड इन सिचुएशंस वेयर इट इज इंपॉर्टेंट टू सेंट्रलाइज द सिस्टम फॉर सिक्योरिटी रीजंस। जहां पे भी सिंपल है, बहुत ज्यादा डाटा नहीं है, बहुत ज्यादा फाइल्स नहीं है, बहुत ज्यादा कोई और चीज नहीं है, छोटी सी बात है, तो वहां पे हम आराम से क्लाइंट सर्वर लगा सकते हैं। 2 टियर क्लाइंट सर्वर इन सारी सिचुएशंस के लिए आइडियल है। छोटी सी एप्लीकेशन है, आइडियल है कि क्लाइंट सर्वर लगा लें। फायदा क्या होता है, सारी चीजें सर्वर पे पड़ी हैं तो सेंट्रलाइज हो गई हैं, सेंट्रलाइज हो गई हैं तो अब उसकी सिक्योरिटी आसान है। ठीक है, अगर एक ही चीज 4 जगह अवेलेबल है तो आपको 4 जगह, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास बहुत सारा जो है वो मनी अवेलेबल है और आपने 4 फिजिकल लोकेशंस पे रखी है, तो हर फिजिकल लोकेशन पे आपको 2-2 गार्ड खड़े करने पड़ेंगे। तो जितनी ज्यादा आपकी फिजिकल लोकेशंस इंक्रीज हो जाती हैं, उतनी ज्यादा आपको सिक्योरिटी इंक्रीज करनी पड़ती है कि ये एक फिजिकल लोकेशन है, यहाँ पे मेरे पैसे पड़े हैं तो इसके साथ भी सिक्योरिटी होनी चाहिए, यहाँ मेरे पैसे पड़े हैं तो इसके साथ भी सिक्योरिटी होनी चाहिए। जब ये सारी चीज खत्म हो गई और हमने ये किया कि एक ही फिजिकल लोकेशन के ऊपर अपना सारा का सारा डाटा रख दिया, तो उसकी सिक्योरिटी हमारे लिए आसान हो गई। अब ये पॉसिबल है कि आपके सिंपल एक ही लोकेशन पे है तो एक ही लोकेशन की सेफगार्ड के लिए जो भी प्रोटोकॉल्स लगाने थे, जो भी वो लगाना था, हम यहीं पे लगा लें। इन केसेस में कम्युनिकेशन क्लाइंट एंड सर्वर की इनक्रिप्टेड होती है। ठीक है, ये सिंपल स्ट्रिंग्स की फॉर्मेट में डाटा नहीं जा रहा, क्लाइंट के साथ सर्वर के साथ क्लाइंट कनेक्टेड है, तो अब इनकी डाटा इनक्रिप्ट हो रही है, मतलब कोड होके जा रही है। मल्टी टियर क्लाइंट सर्वर क्या है, जहां हाई वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन है, काम बहुत ज्यादा है, एक सर्वर के साथ शायद मुश्किल हो जाए। ठीक है, बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन है, बहुत ज्यादा काम है जो हमारे सर्वर को करना पड़ रहा है, तो फिर यहाँ पे हम मल्टी टियर लगाते हैं। अच्छा, मल्टी टियर की एक्सप्लेनेशन से पहले हम अपने 2 टियर को फाइनलाइज कर लें। 2 टियर क्लाइंट सर्वर के अंदर सिंगल लॉजिक सर्वर है और बहुत सारे क्लाइंट हो सकते हैं, एक सर्वर और मल्टीपल क्लाइंट्स इसके साथ एसोसिएटेड हो सकते हैं। ठीक है, इसमें 2 फॉर्म्स हैं, 2 इसकी फर्दर हमारे पास कैटेगरीज हैं, थिन क्लाइंट की और फैट क्लाइंट की। थिन क्लाइंट की एग्जांपल ये है कि हमारे क्लाइंट कुछ भी नहीं करता, खाली इसके ऊपर प्रेजेंटेशन है, खाली इसके ऊपर फायरफॉक्स पड़े और हमारा सर्वर सारे काम करता है। ठीक है, और प्रेजेंटेशन लेयर या यूजर इंटरफेस वाले काम जो है वो क्लाइंट के पास है, और बाकी सारी डाटा मैनेजमेंट, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग, डाटाबेसेस सबके सब सर्वर पे। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ थिन क्लाइंट मॉडल। और जो दूसरा हमारे पास है वो है फैट क्लाइंट मॉडल। फैट क्लाइंट मॉडल में क्या है कि हमारे पास कुछ एप्लीकेशन प्रोसेसिंग जो है वो क्लाइंट के ऊपर एग्जिस्ट कर रही है, और बाकी जो फीचर्स हैं, कुछ बाकी फीचर्स जो हैं वो सर्वर पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, और इसकी सबसे जो मजेदार या कॉमन एग्जांपल है वो एक एटीएम मशीन की एग्जांपल है। अब एटीएम में अगर आप देखें, अभी हमने इस पार्ट को शुरू करने से पहले एटीएम की भी एग्जांपल देखी थी, तो हमने उसमें क्या किया कि मैंने एटीएम के अंदर कार्ड डाला, अस्करी का ही सपोज कार्ड डाला, तो उसने जो है वो कुछ इन्फॉर्मेशन पीछे बैंक को ट्रांसफर की और फिर एचबीएल वाले बैंक ने अस्करी को ट्रांसफर की। कभी आपने इस तरह किया है कि एटीएम कार्ड के अंदर अपना कॉलिंग कार्ड डाल लें या मोबाइल कार्ड डाल लें? तो आपका क्या ख्याल है कि एटीएम के अंदर अगर मैं कॉलिंग कार्ड या मोबाइल कार्ड या कोई इस तरह की और चीज उसी साइज का पेपर डाल दूं, कोई भी साइज की चीज डाल दूं, तो वुड द एटीएम स्टिल वर्क? नहीं चलता ना। क्यों? क्योंकि पहली जो चीज है कि क्या ये कार्ड वैलिड है, ये एटीएम की मशीन खुद कर लेती है। ठीक है, तो ये एटीएम की मशीन पहले खुद ही से ये डिसाइड कर लेगी कि कार्ड वैलिड है या नहीं। अगर वैलिड है तो फिर ये बाकी चीजों के लिए रिक्वेस्ट जो है वो सर्वर को प्रोसेस करती है। तो कुछ काम ये खुद करती है
थोड़ा सा ही है, इनसिग्निफिकेंट है, मतलब सबसे बेसिक वाला काम इसने किया, कार्ड चाहिए कि नहीं, बस बाकी सारी चीजें जो है वो आपका सर्वर ही कर रहा है। तो जो बेसिक वाली चीज है वो इसने खुद की है, और बाकी के लिए जो हेवी ड्यूटी काम है, जो एक्चुअल प्रोसेसिंग थी, जहाँ डाटाबेस इन्वॉल्व था, अकाउंट चेक करना था, कोई उसके ऊपर प्लस माइनस करने थे, पैसे ज्यादा करने थे या कम करने थे, वो सारे के सारे अभी भी सर्वर ने करने हैं, लेकिन जो छोटा सा काम था वो इसने खुद कर लिया। तो ये फैट क्लाइंट मॉडल है। एप्लीकेशन सम और ऑल ऑफ एप्लीकेशन प्रोसेसिंग इज कैरिड आउट ऑन द क्लाइंट, कि कुछ या कुछ से थोड़ी ज्यादा हमारे पास क्लाइंट के ऊपर ही प्रोसेस हो जाती है, और डाटा मैनेजमेंट और डाटाबेस के जो फंक्शंस हैं वो हमारे पास सर्वर के पास मैनेज होते हैं। तो फैट क्लाइंट क्या करता है, कुछ हद तक काम खुद कर लेता है और कुछ हद तक काम जो है वो हमारे सर्वर से रिक्वेस्ट कर देता है। अब मल्टी टीयर क्या है कि टू टीयर का, मल्टी टीयर का हमने देखा था कि जिसमें सर्वर्स हमारे पास एक से ज्यादा इन्वॉल्व होता है, एक ही सर्वर के पास बहुत सारा काम होता है, तो हम ये देखते हैं कि अच्छा ये एक ही सर्वर के बस की बात नहीं है, मे बी दिस एप्लीकेशन वुड रन बेटर और इट वुड बी मोर सूटेबल इफ आई इंक्रीज द नंबर ऑफ सर्वर्स है। ठीक है, तो टू टीयर का फंडामेंटल प्रॉब्लम क्या था? The fundamental problem with the two-tier is that presentation, application, processing, data management, database, जितने भी काम है must be mapped onto two computer systems, the client and the server. जितना भी काम है उस सारे का सारा लोड जो है हमने सर्वर के ऊपर डाल दिया हुआ है। ठीक है, सर्वर पे नहीं डाला, अगर सपोज फैट क्लाइंट बना लिया तो थोड़ा सा हमने फैट क्लाइंट पे डाल दिया, लेकिन दो ही मशीन है, या इस पे हो रहा है काम या इस पे हो रहा है काम, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होती है? स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी याद है कि क्या है? स्केलेबिलिटी है कि आप कितने नंबर ऑफ यूजर्स को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, 100 यूजर्स को कर रहे हैं तो स्केलेबल एक इस तरह की एप्लीकेशन होगी जो 100 को 1000 यूजर में भी आराम से चेंज कर सकती है। 100 को सर्विस दे रही थी, 1000 को भी दे रही है, और एप्लीकेशन को कोई मसला नहीं है, तो दैट्स अ स्केलेबल एप्लीकेशन। तो अब ये स्केलेबिलिटी के इश्यूज आ जाते हैं कि एक सर्वर बहुत ज्यादा यूजर्स को रिक्वेस्ट नहीं दे सकता, सर्वर पे लोड बढ़ जाएगा, सर्वर पे लोड बढ़ जाएगा, तो जहां वो 100 को दे रहा था वो भी नहीं पॉसिबल। पहले 100 को दे रहा था और अब 1000 की अटेम्प्ट में हमने लोड इतना ज्यादा कर दिया कि सर्विसेज उन फर्स्ट 100 को भी प्रोवाइड नहीं हो रही। तो स्केलेबिलिटी के इश्यूज आ जाते हैं सिंपल क्लाइंट एंड सर्वर के अंदर। एंड परफॉर्मेंस इफ द थिन क्लाइंट मॉडल इज चोजन, और प्रॉब्लम्स ऑफ सिस्टम मैनेजमेंट इफ द फैट क्लाइंट इज चोजन। तो यहाँ पे एक बात ये आती है कि अच्छा सारा काम सर्वर को ना दो, थोड़ा सा फैट क्लाइंट बना के थोड़ा सा उस पर भी शिफ्ट कर लो, लेकिन उसकी भी एक मुसीबत है। क्या मुसीबत है? सिस्टम मैनेजमेंट कैसे होगी? सिस्टम मैनेजमेंट का क्या मतलब है? हमने फैट क्लाइंट बनाया, अब हमें इस बात का भी ख्याल रखना है कि मेरा सर्वर तो अपडेटेड है ही है, क्लाइंट भी अपडेटेड है। ठीक है, अगर आपने एंड्रॉयड के अंदर सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया हो तो आपने देखा होगा कि सॉफ्टवेयर के डिफरेंट वर्जन होते हैं। ठीक है, तो एंड्रॉयड क्लाइंट एप्लीकेशन एंड्रॉयड पे हमने डाली जो मेन सर्वर के साथ कनेक्ट करती है। अब अगर क्लाइंट एप्लीकेशन पुरानी है, फेसबुक का पुराना वर्जन में, मैसेंजर का पुराना, या बल्कि व्हाट्सएप कंसिडर कर लें कि व्हाट्सएप का पुराना वर्जन अगर आप रन कर रहे हैं तो वो प्रॉपर्ली रन नहीं होता, तो आपको सर्वर तो अपडेट करना ही पड़ता है। लेकिन फैट क्लाइंट के केस में अगर स्केलेबिलिटी चाहिए हो तो फिर आपको साथ साथ अपने क्लाइंट को भी अपडेट करना पड़ता है, तो उसमें सिस्टम की मैनेजमेंट के इश्यूज आ जाते हैं। क्लाइंट के ऊपर अगर कोई पुरानी डीडीएल्स चल रही है, पुराना सॉफ्टवेयर चल रहा है, तो हमारा सर्वर उससे उस तरह कोप नहीं कर सकता जिस तरह उसको इफेक्टिव रनिंग के लिए कोप करना चाहिए। इसका इलाज क्या है? Application services such as facilities to transfer cash, payments, bills are implemented in the web service and scripts that are executed by clients. हमने क्या किया कि हमने उसी को चेंज कर लिया, ब्रेक डाउन कर लिया। बैंक वाली एप्लीकेशन याद रखें, बैंक में हमने क्या किया था कि हमने पहले तो HBL से रिक्वेस्ट की थी, ठीक है, और HBL ने आगे फर्दर अस्करी से रिक्वेस्ट की थी। अब अस्करी के पास भी अगर काम बांटने के लिए 2 सर्वर्स होते तो इट वाज पॉसिबल दैट द फर्स्ट सर्वर वाज द एप्लीकेशन सर्वर,
जिसने ये बात डिसाइड की कि हाँ जी ये मेरा ही कार्ड है और ये ही इसका अकाउंट नंबर है, and then it sent the request to a database server. The database server here was responsible for all of the transactions, the database transactions that were to occur. अब काम डिवाइड हो गया, ठीक है। अब हर चीज शुरू से आखिर तक एक मशीन को, एक सर्वर को नहीं करनी पड़ रही। फायदा, परफॉर्मेंस इंक्रीज हो गई, सर्वर्स इंक्रीज हो गए, कुछ लोड आपके पास पहली मशीन के पास है और कुछ लोड दूसरी मशीन के पास है, कुछ चीजें ये कर रहा है और कुछ चीजें ये कर रहा है। सो जब देयर आर डिफरेंट पीपल टू डू द जॉब, तो बहुत सारे लोग हमारे पास हो जाते हैं तो काम जल्दी हो जाता है। तो इसी तरह बहुत सारे सर्वर्स हो जाते हैं और हर सर्वर अपना अपना काम कर रहा होता है, तो काम की परफॉर्मेंस जो है वो अगेन इंक्रीज हो जाती है। तो मल्टी टीयर या 3 टीयर क्लाइंट, इस केस में 3 टीयर आर्किटेक्चर का फायदा यह है कि हमारी लोड डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है जो कि इंक्रीज परफॉर्मेंस दे रही। ठीक, तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर पे हमारे पास क्लाइंट्स हैं और क्लाइंट्स जो हैं वो खाली प्रेजेंटेशन वाले एस्पेक्ट्स को हैंडल कर रहे हैं, और ये क्लाइंट्स जो हैं दीज टॉक टू द सर्वर्स थ्रू दी HTTP इंटरैक्शंस। सर्वर पे हमारे पास क्या है, अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन पड़ी है, अकाउंट्स की सर्विस प्रोविजन पड़ी है, दैट्स आर सेकेंड टीयर। इसमें बेसिक एप्लीकेशन प्रोसेसिंग हो रही है और डाटा मैनेजमेंट हो रही है। ये अगेन अगले एक सर्वर ये है और ये अगले सर्वर के साथ कम्युनिकेशन करता है, सेकंड सर्वर। और सेकंड सर्वर को ये, अब इन दोनों के बीच में यहाँ HTTP कम्युनिकेशन हो रही थी, इनके बीच में SQL की कम्युनिकेशन हो रही है, क्यूरी की हो रही है। ठीक, डाटाबेस सर्वर्स के साथ हमने ये देखा था कि डाटाबेस सर्वर से कुछ मंगाना हो तो हम SQL क्यूरी के थ्रू मंगाते हैं। तो उसने क्यूरीज को की और जो डाटाबेस की हैंडलिंग वाला काम था वो इस सर्वर ने टेक ओवर कर लिया, इस सर्वर ने कर लिया। अब इसने वापस रिस्पॉन्स इसको दिया और इसने वापस रिस्पॉन्स इसको दिया। सिस्टम स्केलेबल है क्योंकि आप फर्दर जो है ये मल्टी टीयर अप्रोच इजीली स्केलेबल है क्योंकि आप बहुत सारे सर्वर्स ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ पे एक सर्वर की बजाय एक और सर्वर ऐड कर दें तो भी कोई मसला नहीं है, यहाँ पे एक और सर्वर ऐड कर दें तो भी कोई मसला नहीं। जितने आप सर्वर्स ऐड करेंगे उतना उससे जो है आपके ऑप्शंस ज्यादा हो जाएंगे, ऑप्शन ज्यादा हो जाएंगे। इधर से रिक्वेस्ट ब्लॉक है तो उधर से मंगा लें, उधर से रिक्वेस्ट ब्लॉक है तो तीसरे सर्वर से मंगा लें। अब इससे फायदा क्या है कि use of 3-tier architecture allows information transfer to be optimized। ठीक है, एक से नेक्स्ट पे खाली वही इंफॉर्मेशन जा रही है जो उस नेक्स्ट के काम के लिए चाहिए, तो हमारे पास जो ओवरऑल इंफॉर्मेशन ट्रांसफर है वो ऑप्टिमाइज हो जाता है। लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है, आप कोई ड्रॉबैक इसका बता सकते हैं? ड्रॉबैक इसका ये है कि जब हमारे पास, जैसे मैं अभी आपको बता रही थी, अगर 4 जगह पे आपने पैसे रखे हैं तो 4 जगह पे आपको गार्ड्स खड़े करने पड़ेंगे। सिक्योरिटी मल्टी टीयर में ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। ठीक है, सिक्योरिटी की इम्प्लीमेंटेशन हमारे लिए एक ज्यादा बड़ा चैलेंज बन जाता है। ठीक, मेजॉरिटी केसेस में स्केलेबिलिटी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब इतनी एडेड एडवांटेज उसका हो रहा है कि जो सिक्योरिटी का थोड़ा सा मसला हो रहा है हम ट्रेड ऑफ कर लेते हैं, हम सिक्योरिटी को जो है वो सेकंड प्रायोरिटी पे ले जाते हैं, इसलिए कि हमारी स्केलेबिलिटी इंक्रीज है। ठीक, अगर आप आपने भी अस्करी का अगर अकाउंट खोला है और आप जब ATM जाते हैं तो वो अस्करी का कह देता है सर्वर डाउन है, तो आपने 6 महीने बाद कहना है कि मैं कहीं और बैंक में, किसी और बैंक में अकाउंट बना लेता हूँ, मैं तो इसकी तो सर्विस मुझे मिलती नहीं है। तो एक बैंकिंग एप्लीकेशन के लिए डाटा की सिक्योरिटी ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट है, लेकिन उनके लिए ये भी इम्पोर्टेंट है कि वो अपने मैक्सिमम नंबर ऑफ यूजर्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें, और ये मैक्सिमम नंबर ऑफ यूजर्स हमारी स्केलेबिलिटी की टर्म्स में आते हैं। तो तब हम इस तरह की एप्लीकेशंस में हम ये करते हैं कि हम मल्टी टीयर्ड ही बनाते हैं। मल्टी टीयर्ड का फायदा ये हो जाएगा, ये सारों को परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगी, ज्यादा को सर्विसेज मिल जाएंगी और सॉल्यूशंस ऑप्टिमाइज हो जाएंगे। ठीक है, हमारे पास अस्करी का सर्वर कराची में भी पड़ा हुआ है, लाहौर में भी पड़ा हुआ है, इस्लामाबाद में भी पड़ा हुआ है। मेरा अकाउंट इस्लामाबाद में है, लेकिन अगर मैं लाहौर में जाके ट्रांजैक्शन करती हूँ तो जवाब मुझे उधर भी मिल जाता है। ये नहीं कहते कि हम इस्लामाबाद के साथ कनेक्टेड नहीं है।
तो आपको ये जो है ज़्यादा एरिया तक, ज़्यादा लोगों तक आप अपनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं अगर आप मल्टी टियर के साथ क्रिएट करें। लेकिन फिर इसमें आपको ये ख्याल भी रखना पड़ता है कि जब आपने मल्टी टियर बना दिया है तो अब आपकी सिक्योरिटी इफेक्ट होगी और सिक्योरिटी को आपको ज़्यादा केटर फॉर करना पड़ेगा। यू विल हैव टू मेक स्पेशल प्रोसीजर्स इन ऑर्डर टू हैंडल द सिक्योरिटी ऑफ योर एप्लीकेशन। तो दैट brings us to the conclusion of today's lecture। आज का आई होप के लेक्चर आपको इंटरेस्टिंग लगा हो, क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी मज़े की बातें थी इसमें। हमने वी स्टार्टेड ऑफ विद द आर्किटेक्चरल स्टाइल्स। पिछली बार भी इनका जिक्र किया था, लेकिन इस बार भी जिक्र किया है ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि आर्किटेक्चरल स्टाइल्स क्या हैं, किधर इस्तेमाल होता है, ठीक है। और फिर जो डिटेल डिस्कशन हमारी आज के लेक्चर में हुई थी वो थी डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर्स में। और डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर्स में व्हाट वी सॉ वर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, एंड रिगार्डिंग क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर्स वी सॉ द टू टियर एंड मल्टी टियर आर्किटेक्चर्स, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर्स पे हमने डिस्कशन की तो हमने ये देखा कि डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर्स तब बनते हैं, या हम किसी आर्किटेक्चर को डिस्ट्रीब्यूटेड तब कह सकते हैं जब हमारे सॉफ्टवेयर का पार्ट या हमारे डाटा का पार्ट एक से ज्यादा फिजिकल मशीन्स पे हो, ठीक है। सो डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर इज एन आर्किटेक्चर where the physically we have the data or the application on more than one machines। फिर हमने देखा कि क्लाइंट सर्वर प्रोसेसेस होते हैं, और क्लाइंट सर्वर प्रोसेसेस हम मैप कर सकते हैं मशीन्स पे, और उन मशीन्स पे मैपिंग की वजह से हम उनको क्लाइंट सर्वर मशीन्स कहते हैं, ठीक है। हमारे पास एक्सट्रीमली कॉमन बिहेवियर है कि एक क्लाइंट मशीन पे मल्टीपल क्लाइंट प्रोसेसेस चल रहे हैं। गूगल भी चल रही है, फेसबुक भी चल रही है, जीमेल भी चल रहा है, याहू का सर्वर भी चल रहा है। कोई आपने ऑफिस के साथ कनेक्ट किया है तो ऑफिस के सर्वर भी, ऑफिस की जो एप्लीकेशन है वो भी चल रही है। तो एक क्लाइंट मशीन पे मल्टीपल क्लाइंट्स प्रोसेसेस चल रहे होते हैं, बट मोस्ट कॉमनली सर्वर मशीन्स पे एक से ज़्यादा सर्वर प्रोसेसेस नहीं चल रहे होते। और क्यों नहीं चल रहे होते? बिकॉज दे वुड ओवरलोड द सिस्टम एंड दे वुड डिक्रीज द परफॉर्मेंस एंड कॉम्प्लिकेट योर द ओवरऑल सॉफ्टवेयर। तो हम उसका क्या हम करते हैं कि हम सर्वर्स को मल्टीपल मशीन्स पे ट्रांसलेट कर देते हैं। वर्चुअल इस तरह वर्चुअली आपको सिंगल सर्वर का आइडिया मिल रहा होता है, लेकिन हमारे लोड बैलेंसिंग के लिए, बाकी कामों के लिए हम उनको मल्टीपल मशीन्स के ऊपर ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसी से फिर कॉन्सेप्ट हमारे पास आया मल्टीपल टाइप्स ऑफ सर्वर्स का। हमारे सर्वर्स भी डिफरेंट तरह के हो सकते हैं। हमारे पास एप्लीकेशन सर्वर्स हो सकते हैं जो एप्लीकेशंस को होस्ट करते हैं और एप्लीकेशंस की जितनी प्रोसेसिंग है वो कर सकते हैं। फिर हमारे पास डाटाबेस सर्वर्स हो सकते हैं जो पूरे डाटाबेसेस को होल्ड करते हैं। इनसे कम्युनिकेशन के लिए हम एसक्यूएल की क्यूरीज इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास फाइल सर्वर्स हो सकते हैं जो प्रिमिटिव फाइल्स को या प्रिमिटिव फॉर्मेट की फाइल्स को होल्ड करते हैं, और फाइल्स ही एज मतलब चंक्स ऑफ फाइल्स ही ट्रांसफ़र होती हैं और ये इसी तरह से क्लाइंट तक पहुंचती हैं। फिर हमने देखा था कि टू टियर्ड और मल्टी टियर्ड में क्या फ़र्क है। टू टियर्ड में बेसिकली दो ही मशीन्स इन्वॉल्व होती हैं, एक क्लाइंट है और एक सर्वर है, और इसमें दो वेरिएशंस हैं कि थिन क्लाइंट मॉडल यूज़ हो सकता है या फैट क्लाइंट मॉडल यूज़ हो सकता है। थिन क्लाइंट मॉडल में हमारी योर क्लाइंट हैज़ ओनली द इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रेजेंटेशन एंड ऑल द अदर एप्लीकेशन प्रोसेसिंग लाइज विद द सर्वर। एंड फैट क्लाइंट मॉडल में some amount of application processing, large or small, some amount of application processing, presentation lies on the client, or significant amount of application processing and data management lies with the server। और एंड में हमने देखा था कि मल्टी टियर्ड आर्किटेक्चर्स क्या होते हैं। मल्टी टियर्ड आर्किटेक्चर्स ये हैं कि जब हम सर्वर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और जब आप सर्वर्स को डिफरेंट उसमें मशीन्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो हम इसको मल्टी टियर्ड आर्किटेक्चर बोलते हैं, वेयर ईच टियर कॉरस्पॉन्ड्स टू अ डिफरेंट सर्वर। और मल्टीपल सर्वर्स में याद रखें सेम टाइप के सर्वर्स नहीं, डिफरेंट टाइप के सर्वर्स हैं। अगर सर्वर्स की टाइप सेम है तो वो टू टियर क्लाइंट सर्वर ही बनेगा, अगर सर्वर की टाइप्स डिफरेंट है तो वो मल्टी टियर क्लाइंट आर्किटेक्चर बनेगा। That's all for today's lecture. Next time हम further architectural styles देखेंगे इंशाल्लाह। Thank you and goodbye for today.